Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। सो आज पहली मेरी क्लास है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मिस्टर नरेंद्र मोदी। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आज हमारे आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू माय स्टूडेंट्स। वेल, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आर यू गाइस रेडी और नॉट? जल्दी से आंसर करिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, रेडी है या नहीं क्वेश्चन सेशन के लिए? क्वेश्चन की सीरीज चालू करें, फिजिक्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो पहले बता दो कि भाई रेडी हो या नहीं। ओके, हमारे स्टूडेंट्स रेडी हैं, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। और आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है, टाइमर के साथ कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देख लेते हैं पहले कितने लोग आंसर कर रहे हैं जरा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोग थर्ड कह रहे हैं, कुछ फर्स्ट कह रहे हैं, ठीक है। वेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो बैटरी में, ठीक है। आपकी जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अच्छा, और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। डायनेमो भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए, प्लीज नोट करिएगा ताकि आपके काम आए, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने MKS प्रणाली को पहली बार पेश किया था? टाइमर आपका चल रहा है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने पहली बार आपकी MKS प्रणाली को पेश किया था। कम ऑन गाइस, जल्दी आंसर करिए। राइट आंसर फोर्थ, यानी कि जियोवनी जॉर्जी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1960 में इन्होंने अपनी इस प्रणाली, अपने सिस्टम को दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किन सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रभाव है जिस पर थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर काम करता है। ओके, अभी टाइम है, आंसर दे सकते हो आप लोग। ओके, कुछ लोग थर्ड कह रहे हैं, कुछ सेकंड कह रहे हैं और कुछ फोर्थ कह रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं आपको, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेल्टियर प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बेसिकली ये जो आपका थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ये पेल्टियर प्रभाव पर काम करता है, जिसमें प्रभाव जो है वो दो विद्युत जंक्शन के बीच ऊष्मा स्थानांतरित करके ताप अंतर बनाता है। ये वो प्रभाव कहलाता है, ठीक है। द इफेक्ट क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन टू इलेक्ट्रिक जंक्शन इज कॉल्ड
प्लेटर प्रभाव, ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें मेंशन कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसे परमाणु घड़ियों में समय पाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मेंशन करिए आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक्स। फिर आपको आंसर देते हैं, टाइम अप हो गया है वेल, पर फिर भी कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, अभी करते रहिए आंसर, डोंट वरी, मैं आंसर दूंगी आपको। ओके, राइट आंसर मिला है, काफी स्टूडेंट फेवर में राइट आंसर के। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सीजियम। क्या है? सीजियम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सीजियम यानी कि CS जो है उसका परमाणु घड़ियों में समय पाल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, नोट कर सकते हो CS इसका मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हो उसको भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के द्रव्यमान का उत्पाद और इसमें उत्पादित त्वरण डैश पर काम करता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट इक्वल द डैश एक्टिंग ऑन इट। यानी कि वो बल पर काम करता है, आवेग पर काम करता है, गतिज ऊर्जा पर काम करता है, या टोक पर काम करता है। वेरी गुड संधू सिंह, फोर्स, ठीक है। इरशाद खान, वेरी गुड, फोर्स। मनीष चौहान, वेरी गुड, फोर्स, ठीक है। राहुल जी, ओके, वेरी गुड, सही है। टोक्यू पे नहीं बल्कि फोर्स पर काम करेगा, आपके बल पर काम करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने टाइम से पहले आंसर कर दिया था इसलिए मैं भी जल्दी से आपको आंसर बता देती हूँ कि शरीर के द्रव्यमान का उत्पाद और उसमें उत्पादित त्वरण बल पर काम करता है, यानी कि फोर्स पर ये बेसिकली आपके काम करता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, राइट आंसर क्या है इसका? फोर्स। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। जल्दी से बताइए, लुईस एसिड इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, फर्स्ट आंसर आ रहा है, कुछ लोगों ने स्किप किया है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ यानी कि NH3 जो है ये एक लुईस क्षार होता है, लुईस अम्ल ये नहीं होता है। बाकी आपके जितने भी है ये सब लुईस एसिड है, ये सब लुईस अम्ल है, जबकि NH3 जो है वो आपका एक लुईस क्षार है, बेस है। क्लियर है? क्योंकि वो एकमात्र जोड़ी को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। अच्छा, कोई पूछ रहा है लुईस अम्ल क्या होता है? लुईस अम्ल बेसिकली एक रासायनिक प्रकार होता है जिसमें एक रिक्त कक्ष होता है जो लुईस यौगोत्पाद बनाने के लिए लुईस क्षार से इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करने बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं, उनको हम कहते हैं आपका लुईस अम्ल, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु कण सभी नाभिक को एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा परमाणु कण सभी नाभिक को एक साथ रखता है। जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, टाइम है, आंसर करते रहो, टाइम है, अभी मैं देख रही हूं आपके आंसर्स, करते रहिए। सही आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि अधिकतर जनता फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन के फेवर में है और कुछ लोग फोर्थ यानी कि न्यूट्रॉन के फेवर में भी है। वेरी गुड,
चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं। और आपके निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु कण सभी नाभिक को एक साथ रखता है? तो मीजॉन यानी कि मध्याणु जो होता है वो आपके सभी नाभिक के सभी परमाणु कणों को एक साथ रखने का कार्य करता है। नोट कर लो, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी सही आंसर नहीं मिला था। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, यानी कि आपका जो कार्बन होता है वो किस प्रकार का बंध बनाता है? आयनिक, सहसंयोजक, धातु बंध या वेंडरवॉल? कोवैलेंट आंसर आ रहा है सभी का, ठीक है। वेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं। तो राइट आंसर कोवैलेंट बॉन्ड ही है, यानी कि सहसंयोजक बंध ही आपके कार्बन को, या कहिए आपके कार्बन निम्नलिखित में से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अच्छा एक चीज नोट कर लो कि सहसंयोजक बंध जो होते हैं ये एकल भी होते हैं, ये द्वि भी होते हैं और ये त्रिबंध भी हो सकते हैं। और एक कार्बन परमाणु जो है वो 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि 4 सिंगल कोवैलेंट नहीं, 4 सिंगल बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है या 4 एकल बंध का निर्माण वो कर सकता है। ओके, सहसंयोजक बंध क्या होता है? तो सहसंयोजक बंध एक ऐसा बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े को साझा करने के बाद बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्ड। A bond that is formed after sharing the electron pair between atom is known as covalent bond। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लो, मैंने डेफिनेशन इसीलिए बोल दिया ताकि आपको आगे याद रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक समय में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान रहती है, यानी कि इनमें से किसकी संख्या समान रहती है? अगर पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं पूछा है यानी कि लेफ्ट से राइट पूछा है। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन का आंसर करिएगा। वेरी गुड, शेल सही है आंसर। शेल की संख्या बढ़ती है। शेल जो है आपके वो जो सेल होते हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ेगी अगर पीरियोडिक टेबल में आप बाएं से दाएं की तरफ जाते हो। ठीक है, और ये भी नोट कर लो कि आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु आकार धीरे धीरे एक समय के दौरान बाएं से दाएं जाने पर कम हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? देखिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपके फर्टिलाइजर, आपके उर्वरकों में जिनका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि एएलपी ने फर्टिलाइजर से क्वेश्चन दिए थे इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ओके चलिए, सो इस क्वेश्चन का आंसर ओके थर्ड कह रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, काफी सही है। कंसिस्टेंसी थर्ड की ही बनी हुई है, सही है। सो आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है इसका प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में, फर्टिलाइजर में ये एलिमेंट बेसिकली मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन वर्टल, यानी कि हरा कसीस का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? हरे कसीस का रासायनिक नाम।
थर्ड ऑप्शन आ रहा है, नहीं यार थर्ड नहीं होगा गाइस, सेकंड, वेरी गुड, अब आया है सही आंसर। और फेरस सल्फेट जो है वो होता है हरा कसीस का रासायनिक नाम। फेरस सल्फेट का प्रयोग आपके मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि जब कहते हैं आयरन की कमी होने पर हरा कसीस का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक आपका तनु विलयन जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको चिकित्सकीय रूप में यूज या प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत बेसिक है, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने की वजह, क्योंकि इसमें एक एवरेज टाइम दिया गया है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है आज। जल्दी बताइएगा आंसर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम मत लीजिए। ओके, करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 13 से 20 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास बिना वॉल्व का हृदय होता है, यानी कि आपके जो हृदय है उसमें बहुत प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व इस तरह के। तो कौन सा ऐसा बेसिकली फॉलोइंग है इनमें से जिसमें वॉल्व नहीं मिलते, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र क्वेश्चन मिलता है। ओके, फिश आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, देख लेते हैं राइट है या नहीं। ओके, सो बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो बेसिकली एक ऐसा फिश जो होती है उसके हृदय में आपको वॉल्व नहीं मिलते। दूसरा पॉइंट जो नोट करोगे वो ये कि फिश में आपका जो हृदय है वो दो पार्ट, वो दो कंपार्टमेंट, वो दो चैम्बर में विभाजित होता है। एक होता है ऑरिकल यानी कि आलिंद, एक होता है वेंट्रिकल यानी कि निलय। तो जो चीजें इसके साथ बता दी है इसको भी नोट करते रहना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश घास का सबसे लंबा और मोटा प्रकार होता है, यानी कि एक चीज इसमें ऐसी है जो एक तो टाइप ऑफ ग्रास है, यानी कि घास का एक प्रकार है। तो ये क्वेश्चन को मैंने कई बार अपने उसमें बोला भी है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर रहे हैं जरा। वेरी गुड, बैम्बो, और सभी का आंसर यही आ रहा है, सही है। इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैम्बो यानी कि बांस जो है वो घास का एक प्रकार है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी ने कई बार दिया है कि निम्न में से घास क्या है। तो बैम्बो यानी कि बांस जो है वो एक प्रकार की घास होती है, ठीक है। और अच्छी बात ये कि जो घास है वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे थिकेस्ट घास कोई अगर है तो वो बैम्बो यानी कि बांस होता है। इसको पलट दोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस फल का बीज बाहर होता है, यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका जो सीड है वो आउटसाइड होगा, वो बाहर होगा। फर्स्ट स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड, सही कंसिस्टेंसी, और मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता है। वेल, स्ट्रॉबेरी इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसा फल, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसका बीज बाहर होता है, और इसी फल को बेसिकली बीज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ
या ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से क्या जाना जाता है? मोनेरा, ठीक है, देखते हैं राइट आंसर है क्या। सेकंड यूग्लिना, वेरी गुड, यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर। बहुत टाइम से पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि तैयारी के काफी नजदीक हो और अच्छी तैयारी के नजदीक हो, दैट्स गुड। सो यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर। आपके यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ या हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। प्लीज मेंशन करना जिन्हें नहीं पता था आंसर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विनिन को पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे का कौन सा हिस्सा इस दवा का उत्पादन करता है? बेसिकली क्विनिन जो होता है ये एक तरह का मेडिसिनल चीज है, या कहिए एक मेडिसिनल सब्सटेंस है। तो पूछा गया है क्विनिन जो है, जो कि कुनैन के पौधे से निकाला जाता है, सॉरी सीचो के पेड़ से निकाला जाता है, वो बेसिकली किस हिस्से निकलता है? मलेरिया वगैरह में इसका यूज करते हैं। ओके, काफी लोगों ने फोर्थ आंसर दिया इसका, ठीक है, और कुछ लोग लीव्स कह रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपकी जो क्विनिन है, क्विनिन को पौधे की छाल यानी कि बार्क से निकाला जाता है। ये एक तरह का चिकित्सीय दवा यानी कि मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, जिसका प्रयोग मलेरिया जैसी बीमारियों या मलेरिया जैसी डिजीजेस के लिए किया जाता है। तो मेंशन कर लेना जितनी भी लाइन बोली है, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में स्पर्शनुवर्तन किसे संदर्भित करता है? यानी कि मतलब ये है कि आपका पौधे में जो आपका स्पर्शनुवर्तन होते हैं वो किस चीज को डिफाइन करता है? हेप्टोट्रोजिम इन प्लांट रिफर्स टू। ठीक है, सही आ रहा है आंसर, वेरी गुड। कुछ लोग फोर्थ कह रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट कह रहे हैं। रिस्पॉन्स टू लेंथ ऑफ द डे और नाइट। ओके, सो करेक्ट करते हैं आपके क्वेश्चन के इस आंसर को। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श के लिए बेसिकली इस प्रतिक्रिया का यूज होता है। मैं कुछ लाइंस बोल रही हूं यहाँ पे, प्लीज नोट करिएगा। जैसे द रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ ग्रेविटी इन प्लांट कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, यानी कि पौधे में गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली प्रक्रिया को भूरोपवाद कहा जाता है। भूरोपवाद कहा जाता है। दूसरा नोट करो कि पौधे में जल के कारण होने वाली जो एक्टिविटी है उन्हें जलानुवर्तन यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। और नोट करो कि दिन या रात की लंबाई के लिए पौधों की जो प्रक्रिया होती है उसको फोटो पेरियोडिज्म कहा जाता है, या कहिए आपका प्रकाश कालिकता कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने 3-4 लाइन उसमें बता दी है, प्लीज मेंशन कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम वेंकैया नायडू को भारत के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी कि आपके जो एम वेंकैया नायडू हैं उनको भारत के कौन से नंबर पे उपराष्ट्रपति चुना गया है, ये क्वेश्चन दिया है पॉलिटी से। पॉलिटी में कोशिश करना कि अपने एंड टाइम पर आपके जितनी भी जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है या जितनी भी आपके जो मेन संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी पोस्ट को जरूर याद करके जाना कि पहले महान्यायवादी कौन है, पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, पहले चुनाव आयोग कौन है, या अभी चुनाव आयोग कौन है, मुख्य चुनाव आयोग था ना, इस तरह की चीजें पढ़ लेना। वेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13वां, यानी कि एम वेंकैया नायडू जो है वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है भारत के। ठीक है, इन्होंने 272 वोटों से हराया था गोपाल कृष्ण गांधी जी को, और इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यानी कि आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में मेंशन करी जाती हैं? 25 क्वेश्चन हो गए, थर्ड, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों को सही पता है, वेरी गुड। फोर्थ क्यों कर रहे हो यार? 356 तो इमरजेंसी का आर्टिकल हो गया ना, वेरी गुड। थर्ड के लिए कंसिस्टेंसी बनी हुई है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आर्टिकल 51A में मेंशन करी गई थी। आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के हिसाब से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, उनकी रिकमेंडेशन पर हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A में मेंशन किया था और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज, इसी क्वेश्चन में देखो आर्टिकल 80 दिया है। आर्टिकल 80 डिफाइन करता है राज्यसभा को, ठीक है। आपका आर्टिकल 356 डिफाइन करता है इमरजेंसी को, नोट कर लेना। और आर्टिकल 343 जो है ये आपके लैंग्वेज यानी कि भाषा से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको पता है किसने करी थी, ये भी आपको पता चल गया, लेकिन किस वजह से करी थी, इस क्वेश्चन ने आपको वो वजह पूछी है। कम ऑन गाइस, जल्दी से आंसर करिएगा। सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और कुछ लोग कह रहे हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन का आंसर असहयोग आंदोलन यानी कि आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद 1922 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया में हुए अधिवेशन के तुरंत बाद 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। नोट कर लेना और बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई बता देना लास्ट क्वेश्चन कब। पीकॉक थ्रोन वॉज कमेंस्ड बाय, यानी कि आपका जो मयूर सिंहासन था वो किसके शासन काल में था? किसके शासन काल में था? सेकंड आ रहा है, वेरी गुड। थर्ड भी आ रहा है, औरंगजेब भी आ रहा है। यार औरंगजेब तो मतलब कम से कम। ओके, सो आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का कि आपका पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन जो है ये शाहजहां के काल में था। शाहजहां ने इसको बनवाया था। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले में जो है वो मयूर सिंहासन यहाँ रखा गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि मयूर सिंहासन पे कोहिनूर हीरा लगा था या नहीं? तो हाँ, मयूर सिंहासन के टॉप पर कोहिनूर हीरा लगा था। एक क्वेश्चन और आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह अंतिम मुगल शासक था। एक क्वेश्चन और आता है कि मयूर सिंहासन को भारत से वापस कौन ले गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के मुझे कल बताने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम से कौन सा क्षेत्र या कौन सा राज्य क्षेत्र प्रभावित नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन।
ओके अच्छा, आप लोगों ने वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। नादिर शाह सही है। तो नादिर शाह जो था वो मयूर सिंहासन को भारत से ले गया था। वेरी गुड। चलो अब जल्दी से वाले क्वेश्चन का आंसर। ओके राहुल सिंह कह रहे हैं मद्रास, संतोष जी कह रहे हैं मद्रास, अभिषेक कह रहे हैं मद्रास, संदीप जी कह रहे थे मद्रास। ठीक है, लखनऊ था यार, लखनऊ कैसे तुम लोग भूल सकते हो, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी। चलो सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मद्रास। ठीक है, जो मद्रास है ये मद्रास आपका 1857 की क्रांति से नहीं था, झांसी था, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। जगदीशपुर अमर सिंह और कुंवर सिंह जिन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है ना, वो लोग लड़े थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है वो लड़ी थी अंग्रेजों से। तो आपका मैंने बता दिया कि मद्रास अफेक्टेड नहीं था। और ये लास्ट है आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि आयरन पिलर जो है, लौह स्तंभ जिसपे आज तक रस्टिंग नहीं हुई, जिसपे आज तक कहा जाता है कि जंग नहीं लगी, तो वो आयरन पिलर जो है वो किस डायनेस्टी का पिलर था। हाँ शौविक जी, मद्रास वाज द राइट आंसर। संधू जी कह रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। वेरी गुड। कंचन जी कह रही थी ओके। ठीक है, सो राइट आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। एंड द करेक्ट आंसर इज गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश से संबंध रखता है आपका आयरन पिलर, यानी कि महरौली आयरन पिलर। क्लियर। सो आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हुए उनको प्लीज रिवाइज करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट्स का जो आरआरबी ग्रुप डी का आज एग्जाम है, तो प्लीज अपने एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए उनको आप मेल कर सकते हो मेरी आईडी पर। ठीक है, ताकि अदर स्टूडेंट्स को एक पैटर्न पता चल पाए हमारे सेशन के थ्रू। सो आज के लिए इतना ही। जिनका आज पेपर है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका आज नहीं है, आने वाले टाइम में है, उनको भी ऑल द बेस्ट। बट प्रिपरेशन करते रहिए टेक्स्ट बुक के साथ। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, यानी कि 9:30 बजे। थैंक यू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। द फाइनल ऑफ मेंस फ्री स्टाइल 57 kg इवेंट एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इन रेसलिंग इज वॉन बाय। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में किसने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पांचों ऑप्शन में सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात हो रही है, 57 kg कैटेगरी की बात हो रही है। सही आंसर क्या होगा ये देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर ट्विंकल ने आंसर दिया है, बोल रहे हैं भारत के राहुल अवेयर। तो क्या ये सही आंसर है? देखिए, इसका आंसर है इंडियाज राहुल अवेयर। भारत के जो राहुल अवेयर हैं वो विनर हैं और इन्होंने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। ये याद करना काफ़ी टफ होता है कौन सी कैटेगरी, तो आप इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना लें। मैंने आपको बताया है एक खेल, खिलाड़ी और उसका कौन सा इवेंट था, ये तीनों चीज़ का एक इंडेक्स बन जाएगा तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम करने के लिए जा रहे हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है एक बार देखिए यहाँ पर। चलिए, आपको बताना है उस प्लेयर का नाम जो राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में रिकॉर्ड स्कोर के साथ पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल विजेता बने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आ सकता है बिकॉज जो ये प्लेयर है ये सबसे कम एज में गोल्ड जो आपका मेडल है उसको ये जीता है। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। चलिए, और जल्दी से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जो मैंने आपसे बोला है। सबसे कम एज का 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल आपसे पूछा गया है। और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा। अभी यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और भारत के सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल विजेता का नाम पूछा गया आपसे और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर मिले जुला रहा है। इसका आंसर है अनीश भनवाल। अनीश भनवाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अनीश भनवाल जो हैं ये 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड मेडल जीते हैं और इंडिया के सबसे कम एज के गोल्ड मेडल जीतने वाले विजेता बने हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, अनीश भनवाल। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है, देखिए यहां पर। The gold medal in women's 50 meter rifle 3 position final in Commonwealth Games 2018 has been won by। इन हिंदी,
राष्ट्रमंडल खेल 2018 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पदों के फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है। यानी हम बात कर रहे हैं गोल्ड मेडल की, हम बात कर रहे हैं 50 मीटर राइफल जो हमारे 3 पोजीशन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो प्लेयर हैं ये सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में। आंसर क्या होगा वो देखना है। चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा है यहाँ पर। और यहाँ पर विश्वजीत बोल रहे हैं तेजस्विनी, और देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। एक चीज़ है कि आप ये पढ़कर लग रहा नहीं आए हैं क्योंकि काफ़ी आंसर गलत हो रहे हैं, और इसका आंसर है तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन नंबर 5। तो तेजस्विनी सावंत सही आंसर है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है इन कॉमनवेल्थ गेम्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने आ रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सही आंसर आपको चूज करना है, देखिए यहाँ पर। चलिए, The silver medal in women's 53 kg freestyle wrestling event in Commonwealth Games 2018 has been won by। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में महिलाओं की 53 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है। यानी 53 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती की बात हो रही है। आपको ऑप्शन दिए हैं, पूछा कि किसने सिल्वर मेडल जीता है, और यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर क्या होगा ये देख लीजिए। और अगर आपको दंगल मूवी पसंद आई तो आप इसका आंसर भी दे लेंगे आराम से। क्या इसका आंसर होगा? मोहम्मद असलम कैसे हैं आप, जल्दी बताएं। और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दें। और यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट नहीं, इसका सही आंसर है बबीता फोगाट। तो बबीता फोगाट की बात करें, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में, और ये 53 केजी कैटेगरीज में खेलती हैं। तो आंसर क्या है आपका? बबीता फोगाट, लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। चलिए, किस प्लेयर ने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों 2018 में महिलाओं की 50 मीटर फाइनल प्रोन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? यहां पर 50 मीटर राइफल की बात हो रही है और प्रोन स्पर्धा की बात हो रही है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपको सही आंसर चूज करना है। देखो यहां पर प्रोन लग गया है, प्रोन लग गया है, इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर आप कंफ्यूज जरूर होंगे क्योंकि जो प्लेयर का नाम आप बोलने जाओगे अभी वो इसके पहले गोल्ड मेडल जीत चुका है, लेकिन किसमें? राइफल 3 पोजीशन में, और यहां पर राइफल प्रोन की बात हो रही है। सही आंसर क्या होगा? चलिए और जल्दी से देखिए क्या इसका आंसर आता है। यहां पर आप लोग कमेंट में देख पा रहा हूं, और यहां पर बच्चे बोल रहे हैं हिना सिंधु। नहीं बेटा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फिर से है तेजस्विनी सावंत। तेजस्विनी सावंत ने 2 मेडल जीता है, एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता किसमें? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है आपके 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है प्रोन, राइफल प्रोन में। ये चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? दोनों का आंसर सेम है, तेजस्विनी सावंत आपका। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के डबल ट्रैप फाइनल में कांस्य पदक जीता? डबल ट्रैप भी शूटिंग की बात यहां पर हो रही है। हु हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस डबल ट्रैप फाइनल एट द 21st कॉमनवेल्थ गेम? डबल ट्रैप की बात हो रही है, आपसे ब्रॉन्ज मेडल पूछा गया है। कौन है डबल ट्रैप के खिलाड़ी, ये आपको देखना होगा। और यहां पर भी 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आए और बताएं मुझे इसका सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी से। और इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात यहां पर हम कर रहे हैं, और डबल ट्रैप का खिलाड़ी एक ही है जो काफी फेमस है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अंकुर मित्तल, ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखिएगा अंकुर मित्तल डबल ट्रैप के खिलाड़ी हैं। कुछ प्लेयर्स बड़े कॉमन हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हो गए, आपके मनिका बत्रा हो गई, ये सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। वैसे अंकुर मित्तल भी बड़े कॉमन है, ये डबल ट्रैप शूटिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है? चलिए, तो अंकुर मित्तल सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 18 में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है? पैरा पावर लिफ्टिंग की बात यहां पर हो रही है, और आपको इसका आंसर देना है। 5 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, यानी खेल और खिलाड़ी। फिर से एक बार आपको यहां पर एक नए प्लेयर्स का नाम मालूम चलेगा जो कि इस खेल से बिलोंग करता है, और सही आंसर आप क्या दे रहे हैं वो यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या इसका सही आंसर होगा? अभी तक आंसर आने शुरू हुए नहीं है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे पूछा है। यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं सचिन चौधरी। ओके, और देख लेते हैं यहां पर।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सचिन चौधरी, जिन्होंने जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल। सचिन चौधरी बिल्कुल सही आंसर है। तो सचिन चौधरी सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन की बात करने के लिए जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल, अब यहां पिस्टल की बात हो गई, राइफल की बात नहीं है, पिस्टल स्पर्धा में किस प्लेयर ने कांस्य पदक जीता है, यह आपसे पूछा गया है। फिर देख लें, पुरुषों की 50 मीटर रिपिस्टल स्पर्धा में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यह क्वेश्चन आपसे बना है। यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा यह भी आपको देखना पड़ेगा। देख लीजिए फिर से एक बार, यहां पर 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा की बात हो रही है और ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। आपको खिलाड़ी का नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। सही आंसर क्या होगा यहां पर, देखिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा, यानी एक नया खिलाड़ी और ये भी शूटिंग से बिलोंग करता है। और गाइस एक बात याद रखिएगा, 2022 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, जो हमारा नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसमें से कौन सा खेल हटाया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा खेल हटाया गया है जो बर्मिंघम में होने वाला है, ये बहुत अंतर पैदा कर देगा हमारे देश के मेडल में। इसकी बात हम लास्ट में करने वाले हैं अभी। और इसका आंसर है ओम प्रकाश मिथरवाल। ओम प्रकाश मिथरवाल जो है ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा यहां पर होने वाला, देखिए यहां पर 2018 राष्ट्रमंडल खेल में महिला डबल ट्रैप आयोजन में गोल्ड मेडल किसने जीता है, यह आपसे पूछा है। अभी हम अंकुर मित्तल की बात कर रहे थे डबल ट्रैप में, अब फीमेल की बात कर रहे हैं डबल ट्रैप में, लेकिन यहां पर गोल्ड मेडल मिला शूटिंग में। क्या इसका आंसर होगा, यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हां, शूटिंग को हटा दिया गया है नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से, जो कि हमारा कहां पर होने वाला है, बर्मिंघम में। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग जल्दी से, जो मैंने आपसे पूछा है। यहां पर डबल ट्रैप की बात हो रही है, गोल्ड मेडल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात यहां पर हम कर रहे हैं। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। और यहां पर अभी आंसर नहीं आया, अपूर्वी, कुछ लोग बोल रहे हैं अपूर्वी का सही आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह ने डबल ट्रैप में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। एक अंकुर मित्तल थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और एक श्रेयसी सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, एक बार देख लीजिए यहां पर। चलिए, 10 क्वेश्चन, पुरुषों की टेबल टेनिस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में नाइजीरिया की टेबल टेनिस टीम को हराकर कौन सा पदक जीता, यानी टेबल टेनिस में इंडिया को कौन सा मेडल मिला है, ये बात आपसे पूछा गया है। और बताया क्या गया है कि नाइजीरिया की टीम को हमने हराया था और हमें कौन सा मेडल मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, टेबल टेनिस की बात हो रही है। और यहां पर सिंगल जैसे टेबल टेनिस में क्या होती है, एक होता है पेयर वाला, 2 लोग होते हैं जिसमें, और एक होता है सिंगल इवेंट। तो यहां पर सिंगल इवेंट की बात हो रही है और इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, इसका सही आंसर है गोल्ड। तो इंडिया ने टेबल टेनिस सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और ये खिलाड़ी कौन थे, इनका भी नाम पता कर लीजिए। इनका नाम है आपका शरत अचंता। इन्होंने टेबल टेनिस का मुकाबला जीता है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। तो शरत अचंता याद कर लेना है, टेबल टेनिस से ये बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, भारतीय मिश्रित बैडमिंटन। अब मिश्रित बैडमिंटन का मतलब क्या हुआ, एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे और टूर्नामेंट कौन सा है, बैडमिंटन का। तो भारतीय मिश्रित बैडमिंटन टीम ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता, ये आपसे पूछा गया है। इंडिया मिक्स्ड बैडमिंटन टीम क्लेम्ड विच मेडल इन द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको इसका आंसर देना है और क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है और इसका आंसर है गोल्ड। तो यहां पर गोल्ड की बात हो रही है, मतलब कि मिश्रित में भी हमने गोल्ड मेडल जीता। तो कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो खिलाड़ियों का नाम है अश्वनी पोनप्पा, सत्यविक रैंक रेड्डी, ठीक है। तो इन्होंने बढ़िया खेल दिखाते हुए इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन यहां पर, और यहां पर बात हो रही है हिना सिंधु की। आप लोग नहीं जानते हैं, देखिए हिना सिंधु ने गोल्ड कोस्ट में पिस्टल शूटिंग में कौन सा पदक जीता। हिना सिंधु ने पिस्टल शूटिंग में कौन सा पदक जीता, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12। और हिना सिंधु का नाम आप लोग जान गए हैं और ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता, ये क्वेश्चन आपसे बना है और क्या इसका आंसर होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। और हिना सिंधु की बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। जल्दी बताएं, यहाँ पर हिमांशु बोल रहे हैं गोल्ड, और देख लेते हैं। अविनाश बोल रहे हैं गोल्ड,
गौतम जी बोल रहे हैं गोल्ड, बलराम बोल रहे हैं गोल्ड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोल्ड। तो हिना सिंधु ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन क्या आपको याद है कि एशियन गेम्स में हिना सिंधु ने कौन सा मेडल जीता? एक बार रिवाइज करना बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात यहां पर हम करने जा रहे हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने यहां पर। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जीतू राय और ओम प्रकाश मिथरवाल ने किस खेल में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते? अभी हम लोग ओम प्रकाश मिथरवाल की बात कर चुके हैं आपके क्वेश्चन में। आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम कर रहे थे। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बताना है कि जीतू राय ने कौन सा जीतू राय जो है ये किस खेल से बिलोंग करती हैं और कौन सा मेडल जीता, ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। गोल्ड मेडल जीता है, किस खेल से बिलोंग करती हैं जीतू राय, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं तो जीतू राय बड़ा कॉमन नाम है, बड़ा फेमस नाम है, ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। तो शूटिंग के लिए इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। और ओम प्रकाश मित्रवाल जो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बात कर रहे थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो जीतू राय आंसर सही है, गोल्ड मेडल आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे थे, ये हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर है और यहां पर हम बात कर रहे हैं वेट लिफ्टर की। देखिए, वेट लिफ्टर सतीश शिवलिंगम ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पुरुषों के 77 किलोग्राम समूह में कौन सा पदक जीता, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सतीश शिवलिंगम ये किससे बिलोंग करते हैं? रेसलिंग से। और इन्होंने आपके लिए इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता था, ये चीज आपसे पूछी गई है। सतीश शिवलिंगम, यानी एक बात तो हमें क्लियर है कि ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं और इंडिया के लिए इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ये चीज मैं यहां पर देख रहा हूं। जल्दी बताएं यहां पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं गोल्ड, क्या गोल्ड सही आंसर है? तो गोल्ड आंसर बिल्कुल सही है, गोल्ड आंसर बिल्कुल सही है। तो सतीश शिवलिंगम ने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए, वेट लिफ्टर संजीता चानू ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेल में महिला की 53 किलोग्राम श्रेणी की प्रतियोगिता में भारत का दूसरा कौन सा पदक जीता था? यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है वेट लिफ्टर संजीता चानू की। तो संजीता चानू ने इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता और ये क्या है? ये वेट लिफ्टर है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आई थिंक कल भी हमने इनकी बात की थी। संजीता चानू किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो वेट लिफ्टर है ये। और इंडिया के लिए कौन सा गेम जीता इन्होंने, तो ये चीज आपको बतानी है। इसका आंसर क्या होगा ये देख लीजिए यहां पर। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 की, तो इन्होंने इंडिया के लिए, जी बिल्कुल, इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पे दिखाई दे रहा है। चलिए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के दूसरे दिन भारतीय भारोत्तोलक दीपक लाथर ने पुरुषों की 69 किलोग्राम श्रेणी में कौन सा पदक जीता? यानी आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, जो दीपक लाथर जो हैं ये भारोत्तोलक टीम से बिलोंग करते हैं, मतलब ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। और इन्होंने इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता, नाम आप देख लीजिए, इनका नाम है दीपक लाथर। और यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। दीपक लाथर इन्होंने इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता, ये चीज आपसे पूछी गई है। और यहां पर ब्रॉन्ज, हिमांशु बोल रहे हैं ब्रॉन्ज, सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ब्रॉन्ज, बिल्कुल। तो दीपक लाथर ने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहां पर। चलिए, पी गुरुराज ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के पहले दिन भारत का खाता खोलते हुए भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीता। तो ये पी गुरुराज जो हैं ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अगर कल की आपने स्टार्टिंग की स्लाइड देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया की तरफ से पहला मेडल किसने जीता और इंडिया की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। अगर आपको नाम याद होगा तो आप आंसर भी दे लेंगे। तो 17 क्वेश्चन की बात हो रही है, तो पी गुरुराज किस खेल से बिलोंग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जी, जल्दी से बताएं। यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं वेट लिफ्टर, क्या ये वेट लिफ्टर है? क्या ये वेट लिफ्टर है? इसको ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेट लिफ्टर, बिल्कुल। तो कल के शो, जो जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, एक बार कल का वीडियो देख लें आराम से। वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए थे। आपको ये भी बताया गया कि इंडिया ने किस खेल से कौन सा मेडल जीता, किन्होंने हमारे देश में गोल्ड मेडल जीता, कितने लोगों ने सिल्वर, आपको इन्फॉर्मेशन स्लाइड में दी गई थी। तो जो कल का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो देख लें इस चीज को। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? वेट लिफ्टर, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चलिए देखिए, विच कंट्री होस्टेड
कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, राष्ट्रमंडल 2018 की मेजबानी किस देश ने की, ये आपको पता ही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आ गया। और 2022 कहां पर होगा? बर्मिंघम में होगा। 2014 कहां पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और 2018 का आपसे पूछा गया है। यानी 4 साल में एक बार ये इवेंट होता है। और आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहां? गोल्ड कोस्ट सिटी, याद है ना, गोल्ड कोस्ट सिटी। तो ये चीज आपको पता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इस पे हम टाइम थोड़ा खराब नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, जो कि केवल इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं। आप इंग्लिश मत देखें, आप केवल समझ लें। बोला गया है कि जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार हुआ, इसके ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन है? इसके ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था, ये आपको बताना है। और ये भी इंफॉर्मेशन कल मैं आपको दे चुका हूं हमारी पहली स्लाइड में। तो इसका आंसर क्या होगा? आराम से देखिए, कोई हिंदी वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन मत भी देखो, आप केवल मेरी बात को समझ लो। मैंने क्या पूछा? कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था? और इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या है? पीवी सिंधु। जी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन, पीवी सिंधु आप दे रहे हैं। पीवी सिंधु ओपनिंग सेरेमनी में क्या थी? फ्लैग बेयरर। और क्लोजिंग में कौन थी, ये भी आपको मैंने बताया था। जरा मुझे बताएं, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था? जरा मुझे बताएं, क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं? क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन था? आप क्वेश्चन को मत देखें, आप मुझे देखें और मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। यहां पर क्लोजिंग सेरेमनी में अभिनव बिंद्रा नहीं थे भाई। और बताओ कोई, चलो। हाँ बिल्कुल, विश्वजीत ने बोला है मैरी कॉम। ओके, नीरज चोपड़ा तो एशियन गेम्स के में थे ना यार। और इसका आंसर क्या होगा? मैरी कॉम, बिल्कुल मैरी कॉम, बिल्कुल मैरी कॉम। आइए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 20 की बात, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात हम यहां पे कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, देखिए यहां पर। Which game has been excluded from the 2022 Commonwealth Games? 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से खेल को हटा दिया गया है, जो कहां पर होगा? बर्मिंघम में होगा। 2022 का कॉमनवेल्थ कौन सा गेम हटा दिया गया, ये आपको बताना है। चलिए आराम से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसके बाद मैथ के सर जो हमारे बाहुबली हैं, उत्कर्ष सर, वो आ रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें ताकि आपसे विदा लें और हम मिलेंगे 7:30 पे करंट अफेयर्स। अच्छा, दिन के 2 बजे आज मेरी एक क्लास है मनी मार्केट की, और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट आपको क्लियर नहीं होता, तो भी आप क्लास ले सकते हैं। मनी मार्केट आपके इकोनॉमिक्स में भी आती है, आपके एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, जहां जहां इकोनॉमिक्स आता है वहां पर ये चैप्टर होता है। दिन के 2 बजे आप आ सकते हैं। चलिए, और यहां पर शूटिंग, बिल्कुल सही, तो शूटिंग सही आंसर है इसका, शूटिंग। तो शूटिंग को कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया। ये था हमारा आज का सेशन। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और नए क्वेश्चन में हम आईपीएल या कुछ भी बात कर सकते हैं। आप तो तैयारी कर रहे हो, और ये समय क्या है? ये समय रिवीजन का है, बिकॉज एग्जाम आ चुके। देखते हैं कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो कल हम मिलेंगे फॉर करंट अफेयर्स। टाइम आपका मालूम है 10 o'clock पे। और अभी आएंगे उत्कर्ष सर जो आपको मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद मोदी सर आएंगे जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा हमारा शो और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कोई फीडबैक कुछ आपको देना है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल। तो मिलते हैं 7:30 पे फॉर करंट अफेयर्स। कहीं जाइएगा नहीं, उत्कर्ष सर आपके सामने अभी आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। और मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ्स की क्लास हमारी फिर से नए बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, और हर क्लास में कुछ नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। और आज भी कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ें ही सीखें, ठीक है। अब एएलपी के लिए थोड़ा बात कर लें। एएलपी में जो बच्चे एएलपी का जिन्होंने मुझे पेपर भेजा है, मुझे 5 पेपर मिले हैं बेटा। उन 5 पेपर का एनालिसिस मैंने करा है। मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चन गलत हैं। जो एएलपी ने आंसर दिया है उसमें ज़्यादातर उनके आंसर सही हैं। आप लोगों की सिली छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आपका आंसर कुछ और आ रहा है। एएलपी का आंसर सही है। जो क्वेश्चन गलत है वो क्वेश्चन मैं आपको आज ही इन्फॉर्म कर दूंगा। जिन बच्चों ने मुझे भेजा है उनको आज ही बता दूंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब आज जिनका पेपर है ग्रुप डी वाला, मेरे हिसाब से इतनी तैयारी हमने करके रखी थी कि ग्रुप डी के पेपर में कोई भी बच्चा कम क्वेश्चन करके नहीं आया होगा, ठीक है। अब एएलपी वाले जिनकी एएलपी का पेपर था वो प्लीज़ बाकी पेपर भी मुझे भेजते जाए। बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हुआ है। आप पेपर अपना भेजेंगे तब मुझे पता लगेगा कि आपका कहना सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है कि नहीं है, कि आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक है, ठीक है। ओके, चलिए फिर आज शुरू करते हैं फिर से अपना हम सेशन। वही क्वेश्चन लगाएंगे। 40 सेकंड का टाइम मैं फिर से आपको दूंगा।
हाँ जी, स्लो बताएंगे, चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। शुरू करा जाए, फिर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 40 सेकंड के ऊपर मैं तुरंत बताना शुरू कर दूंगा। ओके, क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। हाँ जी शैलेंद्र जी, मैंने देख लिया, मैं स्लो में ही बताऊंगा, परेशान नहीं हुई है। प्रणाम अविनाश, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। जी चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, समय कम बचा है, जल्दी। कोसेक स्क्वायर -1 कितना होता है ये बताइए जरा, उस हिसाब से हम लोग लगाते जाएंगे। कोसेक स्क्वायर -1, अगर आपको ये पता है कि कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। कॉस स्क्वायर आ रहा है, 4 आ रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को बेटा, चलो क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से, ट्रिक के साथ। जी ट्रिक के साथ ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए समय समाप्त। कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है? अगर कोसेक स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर होता है, ठीक। अगर कोसेक स्क्वायर -1 है तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है, आ जाएगा। अब अंडर रूट में है तो क्या हो गया, कॉट ए हो गया कॉट ए। अब देखो इधर अपॉन में क्या है, अगर अपॉन की बात करें तो देखो कॉट स्क्वायर है नीचे, अगर कॉट की बात करें ये कॉट है, ए है प्लस tan ए है। या तो आप ये करिए कि इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए, कॉस अपॉन साइन में, ठीक। इसको कॉस अपॉन साइन में बदल दीजिए और इन दोनों को भी बदल दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। और या तो आप ये काम करिए कि ऐसे ही 1/cot करके सॉल्व करिए। तो कॉस अपॉन साइन में बदल लेते हैं तो क्या हो गया हमारे पास में, ऊपर कॉस ए अपॉन साइन ए और नीचे देखो साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, ठीक। अब साइन ए से साइन ए कट गया और ये हो गया हमारा 1, तो आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। आप अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। सभी का कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, जिसका 4 आ रहा है बेटा गड़बड़ है, सॉल्व करिए फिर से। 2 आ रहा है, गड़बड़ है, ये आ जाएगा आंसर, कॉस स्क्वायर ए आंसर आ रहा है। अरे आयुष ठीक है, चलो लगाते हैं। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट Q पे, देखो ऐसा बनेगा। अब आगे सॉल्व करो, सब मैंने बता दिया तुम्हें। साहिल कह रहे एक बार फिर से, बेटा उसमें कुछ नहीं है, आइडेंटिटी तुमको याद रखनी है। कॉस स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो वही हमने लिख के सॉल्व कर दिया। हाँ जी चंदन जी, चलो सॉल्व करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है जरा जल्दी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं बता पा रहा, अभी तक आंसर करेक्ट किसी का नहीं आया, सब 2-2 3-3 आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड, अब आना शुरू हुआ है सबका आंसर सही। गुड, देखो सब 2 भी आ रहा है, ये नहीं आया। जरा इधर ध्यान दीजिए, PQ दिए रखा है हमें कितना, 8, ठीक। और PR कितना दे रखा है, PQ देखो हमें 8 दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है हमें, QR + 2 दिया हुआ, ठीक है। क्लियर, अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR। ये देखो ये तो QR है ही है, ठीक। क्लियर,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। तो अच्छा तुम्हें ये याद है कि क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इससे तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, वरना एक चीज जरा ध्यान रखो, देखो कैसे, ऑप्शन की तरफ जरा देखो, सारे ऑप्शन एक बार जरा चेक करके देखो। अगर हम बात करें कि भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। अब इसमें जरा 64 माइनस कर दो, 64 माइनस कर दो, 64 तुमने माइनस किया तो 225 आता है। अब जरा देखो, पहला ही ऑप्शन मैंने उठाया, सिर्फ पहला ऑप्शन उठाया है, इसमें ये इसको मैंने 17 माना, तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, 17 के स्क्वायर में 8 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आया 225। 225 किसका स्क्वायर है भैया ये बताओ, 15 का। और क्या 15 प्लस 2 17 होता है, यहां पे देखो लिखा हुआ है क्यू आर प्लस 2, तो 17 हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन से गए हमने सीधे निकाल लिया, हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं इसमें। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे ऑप्शन से चले जाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला जाए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1/6 और y इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में आराम से दिमाग चलेगा, थोड़ा सोचने की जरूरत है। ट्राइंगल अगर तुम्हें समझ में आता है, ट्रिग्नोमेट्री तुम आराम से लगा लोगे। ठीक, खाली सब कुछ ट्राइंगल के ऊपर ही है। वेरी गुड। दोनों की तरफ पावर 6 कर दो, दोनों की तरफ तुमने पावर 6 कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x की पावर 1/6 दिया हुआ है, y की पावर 2/3 दिया हुआ है, दोनों की तरफ पावर 6 कर दो। 6 कर दिया तो इस 6 से ये 6 चला गया और इस 3 से ये 2 चला गया, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, y4 आ गया, आंसर हो गया। क्लियर, x इज इक्वल टू y4 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो जरा, अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है तुम्हारे पास में, टोटल नहीं बोला है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस बोला है, तो क्या हो जाता है, 2πr(h) हो जाता है। ठीक, 2πr(h) हो जाता है। अब जरा बेस देखो, ये सिलेंडर हो गया तुम्हारा, इस सिलेंडर की बात हो रही है। अब इस सिलेंडर में जरा अगर हम, जो हमने सिलेंडर लिया उसमें नीचे की अगर परिधि की बात करें या नीचे के पेरीमीटर की बात करें, तो वो कितना है भाई, 20 पाई है। ठीक, और अगर हम पेरीमीटर या परिधि अगर किसी सर्किल का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं भाई, 2πr ही लिखते हैं। तो 2πr की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 पाई दिया हुआ है 2πr की वैल्यू। अगर 2πr की वैल्यू 20 पाई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि खाली तुम्हें क्या करना है, इसमें हाइट जो 12 दी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाइट 12 दी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो गया, 20 पाई इंटू एच, यानी आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास में, देखो एच कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास में 12, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास में 240 पाई। ठीक, क्लियर हो गया, 240 पाई आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो।
टाइम अप हो गया। चलिए क्या दिया हुआ है इसमें, 120 लीटर है हमारा मिक्सचर, ठीक है। 120 लीटर मिक्सचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें वाटर कितना है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है जिसमें 40% ही मिल्क है। यानी इसमें से अगर 120 लीटर की बात करें तो इसमें 40% खाली दूध है। मिल्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60% पानी हो गया है, वाटर 60% हो गया है। तो रेशियो कितना हो गया इन दोनों का, 2:3 का रेशियो हो गया। क्लियर, 2:3 का रेशियो हो गया। अब पूछ रहे हैं कि कितना, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, तो कि रेशियो कितना हो जाए, 50% मिल्क हो जाए। यानी अगर 50% मिल्क हो जाएगा तो 50% मिल्क तो 50% पानी भी हो जाएगा। अगर 50% मिल्क है तो 50% वाटर भी हो जाएगा। अगर 50% मिल्क वाटर है तो रेशियो कितने का हो गया, 1:1 का हो गया। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है हमें, अब हमें बोला जा रहा है कि अगर मिल्क की बात करें तो उसमें मिलाया कितना मिल्क जाए। यानी मिल्क को मिलाए जाने की बात हो रही है, लेकिन वाटर में क्यों चेंज हो रहा है, तो पानी को बराबर करना पड़ेगा। पानी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, 3:3 का आ गया। अब देखो पानी बराबर हो चुका है और मिल्क में कितना चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। यानी अगर हम बात करें कि 120 की वैल्यू 5 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 24 के बराबर। ठीक है, आंसर आ गया तुम्हारा 24 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी 24 सही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इस सेशन को खत्म करते हैं। इसके बाद हमारी आरआरबी की जो पेपर हो गया शिफ्ट 1 का, उसका एनालिसिस शुरू करते हैं कि कैसा गया क्वेश्चन, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए, पेपर कैसा हुआ, या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसकी एनालिसिस देख लेते हैं।